असम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आप वक्त चाहिए तुम्हें काफ़ी। वजह पूछ सकता हूँ क्यों? उसने अपनी सुरख निगाहें उसकी आधी खुली हुई आंखों में गाड़ते हुए कहा। वो मैं अभी ये सब। उसे झटके से उसे खींचकर जमीन पर खड़ा किया। ऐसा करने से वो उस पर गिरते गिरते बची थी। से यू लव मी। रबाब ने डर कर आंखें मिची। से इट सर। से डैट यू लव मी रबाब से। रबाब को लगा कि उसके जज्बात से पर्दा उठ चुका है जो उसने खुद से अब तक छुपा रखा था। मैं अच्छा छोड़ो। मोहब्बत की हर बात पर मुझे भरोसा नहीं है। वो पल में लहजा बदलता हुआ उसे पुरस्कार लगा। नकाब परसों होगा हमारा। इस बात को ज़हन में बिठा लो। इनकार की गुंजाइश नहीं है। अभी नहीं प्लीज़। वक़्त मुझे बासिस जिया ने झटके से उसे दीवार के साथ लगाया तो उसके मुंह से सिसकार बरामद हुए। रबाब जिया, मुझे साथी पर मजबूर मत करो। इस नाजुक जान पर तुम कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसके बाजू पर दबाव बढ़ाते हुए उसने कहा। मैं भाई को बताऊं? बासिस जिया ने उसके जबड़े को पकड़ में लिया तो उसकी आंखों से आंसू गिरा। दर्द अब हद से बढ़ रहा था। इस नाजुक जानने का कोई ऐसा पेश आया था तो तुम नहीं मानोगे। उसने कुछ सोचते हुए उसे झटके से छोड़ा और जेब से फोन निकाला। हेलो फहद, रियाज का कल सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए एक खतरनाक एक्सीडेंट होना चाहिए और फौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उसके घर वालों को इन्फॉर्म भी। और रबाब को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। उसने बेयकीनी से उसे देखा। मुझे मंजूर है, उसके हाथ से फ़ोन खींचते हुए कहा और मुंह पर हाथ रखे हुए हिचकियों से रोने लगी। बासित ज़ियाद के चेहरे पर कातलाना मुस्कुराहट छा गई, लेकिन उसे देखते हुए दिल एक लम्हे के लिए डगमगाया था, लेकिन फिर संभल गया। परसों मुलाकात होगी डार्लिंग। मुझे उम्मीद है वो मुलाकात यादगार रहेगी। उसने घुटनों के बाल उसके पास नीचे बैठते हुए कहा। वो अब भी अपना चेहरा हाथों में छुपाए रो रही थी और बासित ज़ियाद के माथे पर से लौटे पड़ी। वो कैसे उस शख्स के लिए रो रही थी। उठो, बासिस्तान ने उसे कहा तो उसने चेहरा उठाया। आंखों का जबरदस्त तसादम हुआ था। उठो और जगह पर जा। और एक आंसू भी ना निकला और एक आंसू भी निकला ना रुबाब जा तो इसकी सजा बहुत बुरी होगी। उसने कहते हुए एक बार फिर से खड़े होने का इशारा किया। आपने जैसा बोला है वैसा हो जाएगा। अब आप प्लीज जाए यहाँ से। वो चीहे। दुरेद घर नहीं था और शौकत जिदानी का कमरा नीचे वाले फ्लोर पर था, इसलिए उसे कोई फिक्र ना थी। रबाब जिदानी, इस लहजे की सजा बहुत जल्द मिलेगी तुम्हें। इसने झटके से उसे उठाया और बेड पर धिक्का देता हुआ बाहर निकल गया। 2 दिन न जाने कैसे गुजर गए थे। उसकी रजामंदी मिलते ही निकाह की तैयारी की गई थी। उसके चेहरे पर हंसी तो क्या मुस्कुराहट का नामो निशान तक न था। बेशक वो शख्स उसके बचपन की मोहब्बत थी। दिल ने उसे अभी कुछ देर पहले ही तो अलग जज्बे से रोशनास करवाया था और फिर शख्स का ये रूप। वो सहम गई थी। वो ये सब कैसे झेलेगी? 19 साल से तो उसकी उम्र थी और भी उसके ख्वाब थे बहुत। वो अपने भाई और बाप के साथ वक्त गुजारना चाहते थे। वो भी उसकी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जियान ने कहा था कि उसे किसी ज़रूरी काम से जाना है और वो निकाह अभी ही करना चाहता है। दुरैद अपने दोस्त से वाकफ था और उसे अपनी बहन के लिए वह शख्स बेहतरीन लगा था, इसलिए मना नहीं किया। इसकी उदासी नोट करते ही दुरैद ने बासित ज़िया को अभी सिर्फ निकाह की रजामंदी दी थी, रुखसती की नहीं, जिसे वो अंदर ही अंदर तैश कर रहा था। कब उसका शख्स कब उसका नाम उस शख्स से जुड़ा था उसे अंदाजा न हुआ। उसके भाई ने उसका माथा चुमा तो उसके गले लगते हुए फुड़ फुड़ कर रो दे। दो आंखों ने यह मर्द काफी नफरत से देखा था। दोरे जजदानी ने उसके बाद बासित ज़िया को गले लगाया। वो उसका बेहतरीन दोस्त था, यही वजह थी कि वो मान गया निकाह के लिए। दोरे अगर बुरा ना माने तो मैं रुबाब को कहीं बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, जल्द छोड़ दूंगा। उसने दूर बैठी हुई सजी सवरी छुई मुर्सी रुबाब को देते हुए कहा। पर यार अभी वो मैं संभाल लूंगा, प्लीज मना मत करो और मुझे आगे भी तो उससे ही संभाल है ना। भरोसा कर। ओके, जैसा तुझे ठीक लगे। भरोसा है तेरे पर यार, इसलिए तो अपनी जान से प्यारी बहन दे दी तुझे मैंने। जिसदानी ने उसे गले लगाते हुए कहा और बस जाकर चेहरे पर जैड हंताशा छा गया। जिसदानी उसे साथ लिए रुबाब तक लाया। राबी, मेरी जान, बासित के साथ जाओ। रबार में झटके से सर उठाया। उसके चेहरे पर छाए हुए खौफ को बासित ने बाखूबी महसूस किया था। पर भाई अभी मुझे रुकती नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। सब तुम्हारी मर्जी और रजामंदी से होगा। अभी वो बस वो तुम्हें कुछ देर के लिए ले जा रहा है। जिसदानी ने साथ लगाते हुए कहा तो वो मना ना कर पाई। मेहमान जा चुके थे सब। वो भी से गाड़ी में बिठाता हुआ गेट से बाहर गाड़ी निकाल कर सड़क पर दुराने लगा। सड़क पर लाते ही उसने रेस देते हुए गाड़ी के स्पीड को खतरनाक हद तक बढ़ाया था। रबाब को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। सर बासत रोके प्लीज। उसे चीहू के साथ हिचकियां सुनते हुए उसे गाड़ी झटके से अपने फ्लैट के पास रोकी थी और उत्तर कर उसकी तरफ आया था। उसे बाहर निकालता हुआ खींच कर अपने साथ अपने फ्लैट में लेकर गया और कमरे में लाते हुए धिक्का दिया। परवीन बेगम, खुदा के खौफ से डरो। औलाद है तुम्हारी वो सगी ना से, लेकिन माँ तो कहती है ना तुम्हें। कोई औलाद के बारे में कैसे गंद बक सकता है? वो उम्र रसीदगी औरत गुस्से से बोली थी। वो वहां पर पहली औरत थी जिसने उसके लिए आवाज उठाई थी और फिर हमसाई औरतें जो उसे जानती थी वो भी बोल पड़े। सब जानती थी कि वो कितनी हसास है, नाजुक है और दिमे मजाज की लड़की थी। परवीन बेगम सबको इसके हक में बोलते हुआ देख के डरी थी
انہیں لگ رہا تھا کہ سب بگڑ گیا ہے۔ بکواس بند کرو سب، اسی نے میرے شوہر کی جان لی ہے، پولیس کو بلاؤ۔ وہ چیخ چیخ کر بتاؤں گی انہیں کہ یہی ذلیل ہے۔ وہ روتی بلکتی ہوئی اس پر جپٹی اور تھپڑوں اور اپنے ناخنوں سے اس کا منہ سفید مائل چہرہ گلابی کر ڈالا۔ عورتوں نے اسے الگ کیا۔ ربائشہ نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ پولیس کے سائرن کی آواز گونجنے لگی تو ربائشہ کا دل کانپا۔ کیا یہ جھوٹ سچ بن کر اس کی زندگی کا ناصر بن جائے گا؟ لوگوں میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ اصل مجرم کا کس کو پتا تھا؟ اس عمر رسیدہ عورت نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کے سر پر چادر دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا آپا۔ اس سے ساکت وجود میں اس کا لمس پاتے ہی حرکت ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے میری جان۔ انہوں نے شائستگی سے اس کا ماتھا چوما۔ میں تمہیں بچا لوں گی میری جان۔ اور پھر پولیس نے جان پڑتال شروع کی تھی۔ وہ وہاں سے کسی کو بھی ہلنے سے منع کیا تھا۔ اس کی ماں اس کی کردار کشی اب پولیس والوں کے سامنے کر رہے تھے۔ پولیس والوں نے اب لوگوں سے جان پڑتال کی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل وجہ سون کے گھر موجود تینوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، یعنی اس کا تایا، اس کی ماں اور وہ خود۔ اس نے حالی نظروں سے ایک آخری بار اپنے باپ کی لاش کو دیکھا تھا جس کو اٹھایا جا رہا تھا۔ بابا! وہ چیختی ان کے قریب آئی تھی، اس کے چہرے پر جھک کر بوسے دینے لگی۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بابا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ ربائشہ میرے ساتھ تھی میرے گھر۔ اس عمر رسیدہ عورت نے پولیس والوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے ان کو دیکھ کر پوچھا۔ میرے گھر کا واچ مین اور وہاں پر کھیلتے بچے، سب نے اس کو دیکھا ہے۔ میں نے اسے صبح ہی بلوایا تھا اور تب سے یہ میرے پاس ہی تھی، انہوں نے شائستگی سے کہا۔ پولیس والوں نے ان کا اور ان کے واچ مین اور وہاں پر کھیلتے لڑکوں سے تصدیق کرنے کے بعد اسے وہیں پر چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں حلق کے بل چلا رہی تھی۔ تجھے نہیں چھوڑوں گی میں، کیس کر لوں گی تجھ پر، تو وہی جیل میں سڑے گی ساری عمر۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہچکی پڑی۔ اپنے باپ کے پاس بیٹھتی اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اپنے باپ کا جنازہ اٹھتے اسے محسوس ہوا کہ خدا کی بنائی اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہے۔ جنازہ روانہ ہوتے ہی آپا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر گئی، لوگوں سے چھپا کر۔ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو رابی؟ اس کو بلڈ مل چکا تھا، اب وہ ہوش میں آتے ہی اسٹیبل ہو چکے تھے۔ بہت ہو گیا منت، اس کھیل کو بند کرو، یہ بچپن نہیں ہے، تم اس شخص کو پاگل بنا رہی ہو۔ رابی جلدی کرو، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ واٹ؟ وہ پہنچ جائے گا کچھ لمحوں میں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب کی بار تم سامنا کرو حالات کا۔ ہو سکتا ہے جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہ ہو، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ اپنی ڈرپ کی سوئی اپنے ہاتھ سے الگ کرتی ہوئی اجلت میں اٹھی۔ نہیں، تمہیں تمہاری اولاد کی قسم رابی، پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ رابی کی آنکھیں ساکت ہوئی تھی، وہ اسے سب سے بڑی قسم دے گئی تھی۔ اوکے، لیکن اس کے بعد تم اسے کسی اور مدد کی امید مت رکھنا، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ منت نے آنکھیں موڑ لی تھی کیونکہ ربائشہ پر وہ خود سے زیادہ یقین کرتی تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ پیچھے کے دروازے سے اس ہسپتال سے نکل چکی تھی جس کی لوکیشن تبریز شاہ کو ملی تھی۔ اس نے باہر نکلتے ہوئے ہوا میں گہرا سانس بھرا اور ساتھ بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جس کی کسی بات کو نہیں ٹالتی تھی۔ وہ لڑکی اپنی اس حالت کے باوجود اس کے پیچھے ذلیل ہوتی پھر رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے تکلیف کی شدت سے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گیا۔ کب ختم ہوگی یہ آزمائشیں؟ کیا شاہ اب مجھے کبھی میسر نہیں ہوں گے؟ اسے سوچا اور ایک طرف وہ باغی تھی۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ اسے ملتے ہی تبریز شاہ اسے موت کا پروانہ تھما دے گا، اور دوسری طرف اس کی ایک نظر الفت کے لیے تڑپ پڑے تھے۔ وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں انہیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا اور نہ ہی پہنچ سکتا ہے۔ رابی نے اسے آرام کرنے دیا تھا اور خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کہ اس کے اعصاب بری طریقے سے تھک چکے تھے۔ اب شام کی چائے پر وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی تھی۔ منت، ایک آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ آگے بڑھو زندگی میں، کب تک خود کو بے ملک کرو گے؟ رابی، تم بھی تو شٹ اپ منت، میری زندگی تم سے بہت مختلف ہے۔ اپنے باپ کا بزنس سنبھالو، بہت ہو گیا، اس سے زیادہ میں تمہاری یہ حرکتیں برداشت نہیں کروں گی۔ خود کو اس قابل بناؤ کہ تبریز شاہ کو بھی تمہاری طلب رہے۔ مجھ سے امید چھوڑو، اس سے زیادہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی اس بزدلی میں۔ آج نہیں تو کل اس کے سامنے ہوگی۔ تم پھر کس سے بھاگ رہی ہو، اس سے یا خود سے؟ میں بس تمہیں آگے بڑھنا دیکھنا چاہتی ہوں منت وقار، جس کے والدین اس کو ایک کامیاب عورت کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ منت جو تم میں کہیں چھپی بیٹھی ہے، اور کب تک مجھے تم خود کے ساتھ گھسیٹو گی؟ اس حالت میں مجھ پر رحم کھاؤ۔ منت نے جھٹکے سے اسے دیکھا تھا، وہ سچ میں بیمار لگی تھی۔ اسے آنکھوں کے نیچے ہلکے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اس کی بڑھتی ہوئی جسامت، اس کے سوجے ہوئے پاؤں دیتے اسے رحم آیا تھا اس پر، اور خود سے نفرت ہوئی۔ وہی تو اس کی اپنی تھی، اس کی ماں بھی، بہن بھی، دوست بھی، اس کا سب کچھ، اور اس کی جد سے وہ کیسے کمزور اور پیلی پڑ رہے تھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں رابی، اب سے وہی ہوگا جو تم کہو گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں بدل لوں گی خود کو، آگے بڑھوں گی۔ اس نے رابی کے پاس گھٹنوں کے بال نیچے بیٹھتے ہوئے کہا، اور رابی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ناصر، ناصر! وہ اپنے کمرے میں چیخ کر اس نے ملازم کو آواز دی۔ جی جی صاحب، یہ میرے کمرے کی صفائی کس نے کی ہے؟ کس سے پوچھ کر میرے کمرے میں قدم رکھا ہے تم لوگوں نے؟ صاحب، وہ بڑے صاحب نے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ میرے کمرے میں قدم نہ رکھنا، اور خبردار جب میری چیزوں کو ہاتھ لگایا۔ اس نے دروازے کو ٹھوکر مار کر بند کیا اور جا کر اوندے منہ لیٹ گیا۔
27 साल वो नौजवान इस वक्त औंधे मुंह पड़ा हुआ था, जैसे किसी भी चीज़ की फिक्र ना थी या वह खुद पर किसी चीज़ को भी हावी नहीं होने देता था। एसएचओ दुरेद जजदानी, लेकिन लाउबाली उसकी तबीयत का हासा थी। उसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता था। ये उसका बाप ही था जिसका डर था उसके दिल में, नहीं तो वह लोगों को कहाँ कुछ समझता था। आज सुबह नाश्ते की मेज पर भी उसने हंगामा बर्पा कर दिया था, जब मुलाजम ट्रे को भूलकर उसका गिलास अपने हाथों में ही उठा लाया था। उसने वो गिलास खींच कर दे मारा था। जाहिल, अक्ल नहीं है, ट्रे कहाँ है, हाथ गंदे हैं, हाथ देखे हैं अपने, इतने गंदे हैं। वो चीहा तो मुलाजम बहुत ही सहम गया। क्या हो रहा है यहाँ? शौकत सिद्धानी ने आते ही पिपरे शेर को देखते हुए कहा, पापा इन गरीबों को अकल सिखाएं थोड़ी, जुबान संभाल कर दुरेद और जाओ, आज नाश्ता नहीं मिलेगा तुम्हें, पहले अपने बड़ों से बात करने की तमीज सीख कर आओ। वो सामने कुर्सी को ठोकर मारता हुआ बाहर निकल गया और अब थोड़ी देर पहले लौटा था। वो ऐसा था नहीं, ऐसा बना दिया गया था। मैं माफी चाहता हूँ आपसे अफसल बाबा, अभी बच्चा है, वो संभल जाएगा। उन्होंने उसकी परेशानी में माथा मसलते हुए कहा, कोई बात नहीं साहब, हम जानते हैं कि वो दिल से बुरे नहीं है। उन्होंने कहा, क्योंकि अभी पिछले दिनों अपनी साली दुरेद जिदानी ने उन्हें दी थी उनकी बेटी की शादी के लिए। 10 बजे ड्राइवर के हाथ उनका खाना भिजवा दीजिएगा, भूखा होगा। वह कहते अपने कमरे में चले गए थे और वहां से उसे थाने में आसफ का जीना 2 बार कर दिया था, सारे केसेस की फाइल्स निकलवा कर। रुबाब ने अपनी चीखों का गला घूंटा था, मुंह पर हाथ रखा। उसे यह सब एक डरावना हुआप लग रहा था। पासजियान ने सिगरेट सुलगाया और जाकर सामने सोफे पर बैठ गया। उसे देखा जो कमरे के बीचों बीच खड़े थे, स्काई कलर के शॉर्ट शर्ट और गरारे में, गुलाबी चरखा का दुपट्टा और गुलाबी रंगत पर हल्का मेकअप, हमदम पलके और गुलाबी छोटे से होंठ, तीखे नाक जो उसे हाली सा लगा था जैसे कुछ कमी हो, बूढ़े कमर तक जाते हुए बाल और माथे पर बिंदिया लगाए वो लड़की किसी का भी ख्वाब हो सकती थी। किसी का सोचते इसके चेहरे के तासा जामत होते। यहाँ और धुआं हवा में छोड़ते हुए बोला तो वो जी जान से लड़ रही, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आपकी वो तेज लहजे में बोला तो अपनी जगह से उछली और छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ आई। उसके पास आते ही बासत जिया ने उसे खींचा, जिससे वो उसकी गोद में आ गिरी। उसने आंखें मीची। बासत जिया को वो इस वक्त डरपोक खिड़ने लगी। आंखें खोलो। उसकी आवाज़ सुनते उसने आंखें खोली तो नजरें उसके चेहरे से जा टकराए। रुबाब ने उसे पहली बार इतने नजदीक से देखा था। गहरी बोलती हुई आंखें, मगरूर नाक जैसे रम था इसके खूबसूरत चेहरे का, नाबिल लब जो कि मुझे तले छपे हुए थे, हल्की बेड और तास रहा था। उसकी पलकें लजरी। बासजिया ने उसकी कमर पर हाथ बांधे और झटके से उसे मजीद करीब किया। रुबाब ने उसके सीने पर हाथ रखते खुद को रोका नहीं तो उसका चेहरा उसके चेहरे पर बचता। रुखसी चाहता हूँ मैं, उसे उसके कान के पास लब करते हुए सख्त लहजे में कहा। उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाते हुए उसे देखा जिसने सांस रोक रखा था। डार्लिंग सांस छोड़ो। नहीं तो मैंने बंद किया तो तुम तरसोगी सांस के लिए, उसके जुमैन लहजे में कहते उसके कान पर अपनी मूछें फेरे। उसने सांस छोड़ते हुए उसे देखा जो उसे ही घूर रहा था। उसने उठना चाहा तो बासन से उसकी कमर पर पकड़ साध किए। रुखती चाहता हूँ मैं और मुझे उम्मीद है तुम्हारी तरफ से हगामा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं चाहती। उसने नजरें चुकाते हुए कहा, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता बेबी, वही होगा जो मैं कहूँगा और सोचूंगा। बासजिया ने उसे देखा जो होंठ काटती अपने आंसू रोक रही थी। उसकी बाहों में उसका नाजुक वजूद हल्का हल्का लजर रहा था। तुम्हारे तो अभी से नाजुक हालात नाजुक हैं मेरे बेबी, मेरी जान को खुद पर कैसे बर्दाश्त करोगे? बासत जान ने उसके गर्दन के पास सिगरेट का आड़ी कश छोड़ते हुए कहा। बासत, उसने डरते हुए उसका नाम लिया तो वो थमा। मुझे वापस जाना है, उसने कहते हुए नमाकुस उसको देखा। ओके चलो। वह न जाने क्यों लेकिन फौरन मान गया। माजी, आज उसका इस यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। बेशक उसका बाप ये यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकता था, लेकिन उसका एडमिशन उसकी जहानत पर की बिना पर हुआ था। मन्नत वकार के वालिद एक बिजनेसमैन थे। वो इकलौती औलाद थी उनकी। उसके वालिदा की वफात तब हुई थी जब वो 10 साल के थे। वो पहले ही बहुत नाजुक मजाज थी और माँ के बाद तो नहायत ही एहसास हो गई थी। आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में लड़कों के दरमियान उसके टांगे कांप रहे थे। उसने अब तक लड़कियों के इदारों में पढ़ाया था। उसने अब तक लड़कियों के अदारों में पढ़ा था, लेकिन अब वो पहली बार लड़कों के साथ पढ़ने आई थी। वो इसलिए क्योंकि उसके वालिद ने उसे बिजनेस पढ़ाकर उसके पाँव पर खड़ना करना चाहते थे। दरवाजे पर खड़े उसे 10 मिनट हो गए थे। उसे यहाँ अपना आप खोता हुआ नजर आया था। रास्ते से दूर होकर खड़ी हो मिस। पीछे से किसी लड़के ने हाँक लगाई तो वो चौंकी और डर कर सैपर हुई। हेलो ब्यूटी। अभी वो 2 कदम आगे बढ़ती कि एक लड़के की बाह पर थमी जो उसे देख रहा था। गुलाबी रंग की शलवार कमी पर 1.5 इंच का दुपट्टा लिए और बालों को पोने में कैद किए, बिना मेकअप के गुलाबी रंगत, बड़े हुए गाल, मुतनासिब सरापा और दरमियाना कद। वो बेहद हसीन थे। उसे मजीद हसीन उसकी मसूमियत बनाते थे क्योंकि चलाकी और दुनिया से लड़ना उसने एक बंद घर में कहाँ सीखा था। उसके बाप ने उसे बहुत ही समा कर रखा था। अपने बाप के अलावा कोई दोस्त रहा ही नहीं था उसका। यही वजह थी कि कॉलेज और स्कूल में उसका एक भी दोस्त ना था। उसने लड़के को देखा जिसने उसके सामने हाथ किया था। वह शक्ल से ही उसे कोई आवारा लगा। उसका सांस रुका।
कासम तलावर। उसने हाथ आगे करते हुए अपना नाम बताया। उसका दराज करना चाहा, लेकिन उसने जवाब ना दिया। हिम्मत ही ना हुई। उसकी आंखों की मासूमियत पर वो लड़का मुस्कुराया, जैसे शिकारी शिकार को देखकर मुस्कुराता हो। किस डिपार्टमेंट जाना है क्यूटी? उसने हाथ पीछे करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए फिर से दरियाफ्त किया था। बिजनेस, उसने कहते हुए नजर झुकाई। उसकी इस अदा पर दूर खड़े काफी लोगों के चेहरे पर चमके। ओह, सामने देख रही हो ना वो बिल्डिंग? उसमें F7 रूम तुम्हारी क्लास है और पहला लेक्चर शुरू हो चुका है, जाओ फौरन। उसने कहते हुए उसे डराया तो वो बिना उसकी तरफ देखते हुए तेज तेज कदम उठाती हुई आगे बढ़े। आपा उसे लेकर वहां से निकल गई थी। आपकी क्या करना था उन्हें वो नहीं जानती थी। वो उसे घर ले आई थी, खाना खिलाया और आराम करने की तलकीन की, लेकिन उसका दिमाग आज हुए हुए साने को याद करते हुए मफलूज हो गया था। अब कोई नहीं है मेरा, मैं कहाँ जाऊंगी? उसे सोचते हुए आंखें बंद की। जिसकी असल जिंदगी थी, कोई कहानी या अफसाना नहीं कि जहाँ वो आधी रात को निकलती भी तो वो महफूज रहती। इस दुनिया में रात की स्याही में कोई भी महफूज नहीं है। जिसके सर पर छत ना हो, इन डके हवाओं को भी दुनिया चीर पाड़ देती है। वो हकीकत पसंद बांधनी थी। आपा उसकी माँ की बचपन की सहेली थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे यहाँ से भी जाना है। सारी रात उसकी आंखों में कटी थी। कब आंख लगी उसे अंदाजा न हुआ। आंख छोड़ की आवाज से खुली थी। जब अंदाजा हुआ कि बाहर कोई बहस चल रही है और बहस का मौजू उसकी जात थी, उसे अंदाजा हुआ कि पुलिस एक बार फिर से उसको दरवाजे पर है। तो क्या आगे की सारी जिंदगी इस काल कोठरी में गुजारनी थी? उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ नजर आया। बहस अब बढ़ती जा रही थी। उसे आपा की आवाज के साथ अब औरत की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसे बातों से अंदाजा हुआ, निकालो इस लड़की को बाहर। मैं कल भी बता चुकी हूँ वो बेगुनाह है। कल वो इस वक्त मेरे साथ थी, मेरे घर। आपा ने जवाब दिया, हमें जांच पड़ताल तो करनी है ना मैडम, मेहरबानी करके तावन करे। इंस्पेक्टर बोला, जवान जहान बच्ची है, थाने में कहाँ रहेगी? उसकी इज्जत इज्जत की परवाह उसे ऐसी हरकत करने से पहले सोचनी चाहिए। लेडी कांस्टेबल ने जवाब दिया, उसकी न जाने क्या ही दुश्मनी थी, या शायद उसकी माँ ने पैसा दिया था जो उसकी जुबान इतनी चल रहे थे। देखो बीबी, वारंट साथ लाए हैं, लड़की निकालो फौरन, वक़्त ज़ाया मत करो हमारा। वो सब सुनती कमरे के कोने में सोफे के पीछे दबकर बैठ गई थी, जैसे यहाँ कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। उसने हकीकत से आंखें मिच ली। अगले लम्हे उसका दरवाजा जोरों शोर से खटकाया जा रहा था। उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार भी तेज पड़ने लगी थी। आंसू लगातार गिर रहे थे। लब जिक्र इलाही में मसरूफ है। वो दुरेस से मिलने आया था। 2 साल पहले ही उसकी मुलाकात स्कूल में हुई थी और उसके बाद जब मुलाकात दोस्ती में बदल गई, वो अक्सर अब से घर चला आता था कि तो कल्पी की दीवार अब गिर चुकी थी। वो अब भी बैठा में हमेशा कितना बैठे थे कि यकदम बत्ती का फ्यूज उड़ने की वजह से बत्ती गुल हुई थी। बाहर लान में बैठते ही दुरेत ने कहा तो उसने सर हिलाया और पीछे वाले लान की तरफ वो दोनों आगे के आगे वाले लान में माली बाबा काम कर रहे थे। अब भी वो बैठे बातें कर रहे थे कि छोटी सी बच्ची फूले हुए गालों के साथ भागती हुई आई। भैयो भैयो, बच्ची ने दुरेत के आकर कमीज की आस्तीन खींची। जी मेरी जान, क्या हुआ? उसने अपनी बहन के फूले हुए गालों पर लगी हुई चॉकलेट साफ करते हुए कहा। भैयो, साथ वाले जकी ने आज फिर मुझे मारा है। उसे शिकायत लगाते हुए आंखें फौरन नम की। क्यों मारा है उसने आपको? दुरेत के साथ अब वो भी उस बच्ची की तरफ मुतवज्जो था। क्योंकि भैया, मैंने कहा था ना कि जिसके टेस्ट में ज्यादा नंबर आएंगे वो दूसरे वाले को मुक्का मारेगा, तो उसका 1 नंबर ज्यादा था। लेकिन भैया, उसने तो नकल की थी ना, तो आपने ऐसी शर्त क्यों लगे थे? दुरेत ने अपने कंधे पर पड़वी शाह का एक कोना उठाते उसके चेहरे पर आया पसीना साफ किया। बासत मुस्कुराया। उसे कितनी मोहब्बत थी अपनी बहन से। उससे भी तो कोई याद आया। मुस्कुराहट के साथ ही उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। पर भैया, गर्ल्स को तो नहीं मारते ना? उसने अपनी तरफ से बहुत पते की बात की थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे। और जकी को मैं डांटूंगा कि उसने क्यों मेरी रूबी को मारा है। पक्का भैया? वो आंखें छोटी करती हुई इस्तफसार करने लगी। आया वो उसको सिर्फ दिलासा तो नहीं दे रहा? पक्का मेरी माँ। चलो अब जाकर कपड़े बदलो, देखो मट्टी लगी है साड़ी। तुरंत ने उसने बाल माथे से हटाते हुए उसे जाने का कहा। रोको भैया, वह कहते हुए भाग गई। वो बासंदा मुस्कुराकर उसको देखा। लगता है बड़ी मोहब्बत है तुझे अपनी छोटी बहन से। हाँ, सबसे ज्यादा। वो मेरी बेटी जैसी लगती है मुझे, उसने जज्ब के आलम में कहा। उस लड़के की बताई क्लास के सामने रुककर उसने हवा में लहराता हुआ आंचल संभाला और दरवाजे पर खड़ी हो गई। मे आई कम इन सर? उसकी धीमी आवाज पर सब मतवज्जो हुए थे। तमाम लड़कियों ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा था, लेकिन कोई था जिसकी नजर किताब पर थी। प्रोफेसर ने इस मासूम चेहरे को अंदर आने की इजाजत दी तो वह कदम उठाती हुई अंदर आई और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। हाल खंचाखंच लड़कियों और लड़कों से बड़ा हुआ था। उसकी पलकें लजरी। जी बेटा, कोई परेशानी है? वो जो बैठने के लिए जगह देख रही थी प्रोफेसर की तरफ मतवज्जो हुई। पढ़ने आई हूँ, उसे धीमे से कहा तो आधी क्लास के स्टूडेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरे। बेटा, ये पढ़ने की ही जगह है, अब बताएं किस डिपार्टमेंट में पढ़ने आई हैं? उन्होंने शास्त्री से कहा। बिजनेस। आंखें फिर झुक गई थी। फर्स्ट सेमेस्टर। सर ने रियाज कर तो उसने तेजी से सर हिलाया। बेटा,
یہ بزنس ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن آپ غلط کلاس میں آئی ہیں، یہ لاسٹ سیمسٹر کی کلاس ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ کئی لڑکوں کا کیا بلند ہوا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ سر نے ایک ساتھ نگاہ سر پر ڈالی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سر کو وہ بچی نہایت ہی معصوم اور پیاری لگی۔ منت۔ منت وقار، بہت پیارا نام ہے آپ کا اور آپ کی طرح۔ کیا کرتے ہیں آپ کے والد؟ پروفیسر نے دریافت کیا، کیونکہ اس یونیورسٹی میں آدھے لوگ سفارشات پر آتے تھے کیونکہ ان کا تعلق اونچے خاندانوں سے ہوتا تھا۔ بزنس مین ہے وقار حسین، اسے نظر اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کی بار آخری بینچ پر بیٹھے ہوئے شخص کے قانون نے بھی یہ نام سنا تھا۔ اس نے جٹ سے سر اٹھا کر سامنے موجود ہستی کو دیکھنا چاہتا جس کا روح سر کی طرف تھا۔ پر میں یہاں اپنی قابلیت پر آئی ہوں، اس نے سر کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ سب سمجھے کہ وہ یہاں اپنے باپ کے دم پر آئی ہے۔ یہ بات بھی اس کے باپ نے اسے سکھائی تھی کہ وہ زندگی میں اپنے بلبوتے اور اپنے دم پر آگے بڑھے گی۔ ڈیٹس گریٹ۔ سر ایک بار پھر سے اس کی مصلوبیت پر مسکرائے اور پھر اس اپنے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے باہر نکلے۔ وہ سامنے والی کلاس آپ کی ہے، کچھ دیر میں ملاقات ہوگی بیٹا، کیونکہ آپ کا دوسرا لیکچر میرے ساتھ ہے، انہیں کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس دور میں اتنی معصومیت کہاں دیکھنے کو ملتی تھی۔